स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज रस शास्त्र की जो 6वीं सीरीज़ है एमसीक्यू पार्ट जो 6 है, आज उसको सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे इस टेस्ट सीरीज़ से लाभान्वित हो रहे हैं। एमसीक्यू जो आपको बताया जा रहा है, इससे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको एक तरह से तैयारी भी उनकी एक अच्छी हो जा रही है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के जो संख्या हैं उनको बढ़ाया जाए, थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा करके दिए जाएं। तो आपकी बात ध्यान में रखी जा रही है और कोशिश किया जाएगा कि अगला जो भाग आएगा एमसीक्यू का रस शास्त्र से, उससे कुछ क्वेश्चन बढ़ा के ही दिए जाएंगे। मैंने बताया कि आप जो भी किसी भी स्टेट से हों, आप अगर फार्मासिस्ट की तैयारी अगर कर रहे हो, बैसिजिक की तैयारी कर रहे हैं या उपवैद्य की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको रसशास्त्र, द्रव्यगुण विज्ञान, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्यवृत्त और आयुर्वेद परिचय जैसे विषयों को पढ़ना ही होता है। तो इसलिए हमने जो कठिन विषय है उसको पहले चूज किया, उसका चयन किया कि आपको पहले वही पढ़ाया जाएगा। और इससे लगभग क्वेश्चन अधिकांशतः जो प्रश्न है अगर हम कर लेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद से हम फिर द्रव्यगुण को लेकर के आएंगे और इसी तरह से क्रमवार चीज़ें चलती रहेंगी और फिर कुछ टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके बीच में आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तरीके से आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चाहिए तो स्वागत है आपका आयुर्भास्कर संस्थान में, आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट पे। आयुर्भास्कर ऐप पे जो क्लासेस आपको चल रही हैं वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सारी चीज़ें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। तो वहाँ पे आप बेहतरीन क्लास आप कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है कि आप ऐप पे क्लास कर रहे हैं तो यूट्यूब पे मत कीजिएगा, ऐसा नहीं। यूट्यूब पे जो कंटेंट है दिया जाता है, कभी कभी सेम कंटेंट दिए जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे शॉर्ट में दिया जाता है और वही ऐप पे जो है डिटेल में दिया जाता है। तो इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा कि नहीं जो यूट्यूब पे दिया जाता है वही ऐप पे भी पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस एमसीक्यू के जो भाग 6 है उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अभी भी अगर यह सोच करके बैठे हो कि यूपीट्रिपलएससी एग्ज़ाम जो है लेट कराता है, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम लेट होता है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं सिलेबस आउट होगा और फिर परीक्षा की डेट आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे, तो तब सपना छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर कम फॉर्म पड़े हैं तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि नहीं हम पढ़ाई कल से शुरू करेंगे या एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब शुरू कर दें, तो आपको हम बता दें, लिख करके दे सकते हैं हम कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर अभी से पढ़ाई करना शुरू नहीं किए तो। क्योंकि आयुर्वेद का विषय बहुत ही विस्तृत है, छोटा नहीं है, बहुत ब्रॉड एरिया है। अगर पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। आयुर्वेद के टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा, तब जाके सिलेक्शन का आप सपना देखिए, नहीं तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस एमसीक्यू का है, क्षारद्वय है। तो आपको बता दें कि जब भी क्षार की बात की जाए तो क्षार जब भी बनाया जाता है, रसशास्त्र में भी बनाया जाए या भेषज कल्पना में बनाया जाए, तो ज़्यादातर अगर प्लांट से क्षार बनाए जाते हैं, पौधों से बनाए जाते हैं, तो 3-4 क्षार का नाम ज़्यादातर काम में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो यव क्षार का प्रयोग किया जाता है। यव मतलब कि जौ के जो पौधे हैं उनको उखाड़ करके ज़मीन से जला दिया जाता है, उनकी राख को तिल के तेल में पाक करके जो है क्षार निर्माण किया जाता है। तो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्षार द्वय क्या है। द्वय का मतलब 2 से है, तो आप देखें तो सभी में 2-2 क्षार का सम्मिलन किया गया है। लेकिन क्षार द्वय अगर एक तरह से समूह को अगर हम डिफाइन करें तो क्षार द्वय किस श्रृंखला के अंतर्गत, किस नाम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे दिया है स्वर्जिक क्षार एवं सौभाग्य, सौभाग्य एवं यव क्षार, स्वर्जिक क्षार एवं यव क्षार। तो ऑप्शन आपका सही होगा, स्वर्जिक क्षार एवं यव क्षार। आपको सही तरीके से बता दें, कई जगह स्वर्जिक भी दिया जाता है, कई जगह स्वर्जी भी लिखा होता है, लेकिन सही जो प्रोनाउंसिएशन है वह स्वर्जिका क्षार ही होगा, स्वर्जिका क्षार। तो स्वर्जिका क्षार और यव क्षार जो है एक साथ समूह में अगर लिए जाते हैं तो उसे ही हम क्षारद्वय कहते हैं। मतलब कि 2 क्षार की बात की जा रही है जिसे क्षारद्वय कहते हैं। इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कृष्ण लवण। जब भी कृष्ण की बात होती है तो कृष्ण की बात मतलब काला, श्याव मतलब सांवला होता है, ठीक है। तो काला, कृष्ण लवण, कृष्ण लवण मतलब काला नमक। इसका मतलब क्या हुआ, काला नमक। किस लवण का पर्याय है, काला नमक किस लवण को हम कहते हैं, उसका पर्यायवाची है। तो काले नमक का जो पर्यायवाची है वह है सौवर्चल।
ठीक है। काले नमक का पर्यायवाची क्या है? सवर्चल। सवर्चल लवण को ही हम कृष्ण लवण भी कहते हैं। आज से दिमाग में रख लीजिएगा। अगर प्रश्न इस तरह से बन जाए कि सवर्चल लवण किस लवण का पर्याय है, तो आप बता सकते हैं कृष्ण लवण या काला नमक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तो हम बता रहे थे कि जो कृष्ण लवण है, कृष्ण लवण का मतलब जो काला नमक है, काले नमक का जो पर्याय है सवर्चल है। तो सवर्चल को ही हम कृष्ण लवण या काला लवण भी कहते हैं। तो दिमाग में यही चीज रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचामृत का वर्णन किस रस शास्त्रीय ग्रंथ में आया है? पंचामृत का वर्णन जो है हर जगह नहीं है। हर जगह किसके वजह से है? क्योंकि एक रस शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, एक ग्रंथ में किया गया है, इसलिए उसी को देख करके अन्य जगहों पे भी इसका उल्लेख मिलता है। तो पंचामृत का जो वर्णन है वह रस रत्न समुच्चय में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रस रत्न समुच्चय में पंचामृत का वर्णन आया है। तो अपने दिमाग में ये चीज आपको बैठा लेना है कि पंचामृत का जो वर्णन है रस रत्न समुच्चय नामक रस शास्त्री ग्रंथ में किया गया है, और वहीं से सारे जो ग्रंथों में जो पंचामृत है उसका उल्लेख मिलता है। पंचामृत और पंचगव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। पंचगव्य में गाय की जो चीजें हैं, 5 चीजें प्रयोग में ली जाती हैं, जिसमें गौघृत होता है, गौदुग्ध होता है, दधी होता है, उसके बाद से गोमूत्र होता है और गाय के गोबर का पानी होता है, जैसे कि आपको डिटेल क्लास में बताया गया है। और पंचामृत की बात करेंगे तो गाय की 3 चीजें, घृत, दधी और क्षीर मतलब कि दुग्ध, और मधु और गंगा जल मिलेगा तो पंचामृत की बात की जाती है, तो वो अलग विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अम्ल पंचक। क्या कह रहा है? अम्ल पंचक। पंचक का मतलब 5। पंचक का मतलब क्या है? 5। और अम्ल जो है इसमें खट्टी चीजें प्रयोग में ली जाती है, रस के हिसाब से बताया जा रहा है। तो अम्ल पंचक का पर्याय क्या है? फल पंचक। मतलब फल पंचक को हम अम्ल पंचक भी कहते हैं। फल पंचक को क्या कहते हैं? अम्ल पंचक कहते हैं। तो दिमाग में रखना है, फल पंचक या अम्ल पंचक दोनों एक दूसरे का पर्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नादेय किस लवण का पर्याय है? नादेय किस लवण को कहते हैं? तो ये आप हमें बताओगे कि नादेय किस लवण को कहा जाता है। ये प्रश्न का आंसर आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ये बताइएगा कि नादेय या सैंधव को कहते हैं, सामुद्र को कहते हैं, विड को कहते हैं, या इसमें से ये वाला ऑप्शन होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आंसर दीजिए। इसमें कल एक क्वेश्चन के आंसर पे कोई विद्यार्थी कह रहे थे कि नहीं सर, जो रुद्र भाग होता है वो 1/11 होता है। तो आपको बता दें, आपने किसी भी किताब में अगर पढ़ा होगा तो वो त्रुटिपूर्ण है, आपको उसको सुधार करने की जरूरत है। रुद्र भाग जो है 1/10 होता है। जैसा कि प्राचीन समय में जो वैद्य करते थे, गरीबों के लिए, असहायों के लिए अपने औषध निर्माण का कुछ हिस्सा निकाल करके रख देते थे, और जो उनकी चिकित्सा के लिए प्रयोग में वो लेते थे, जिसका वो धन नहीं लेते थे, तो उसे ही रुद्रभाग आचार्यों ने कहा है। तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस क्रिया हेतु विड लवण का प्रयोग किया जाता है? विड लवण जो है किस क्रिया के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था विड लवण किसे कह रहे हैं। तो विड लवण किस क्रिया हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो रस जारणार्थ, मतलब कि रस के जारणा के लिए, जारण करने के लिए, रस के जारण के लिए हमें जो है विड लवण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विड लवण की। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, मित्र पंचक। अब यहां पे मित्र पंचक इसलिए कहा जा रहा है ना कि यहां पे भी जो 5 जो चीजें हैं, जो 5 चीजें आपको बताई जा रही हैं वो क्या है? एक दूसरे के साथ मिल करके कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, कोई मतभेद नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें मित्र पंचक, मतलब कि 5 ऐसे तत्व जो एक साथ मिलाने पे लाभ पहुंचाते हैं। तो वह कौन कौन से हैं? तो वह है घृत, माछिक, गुग्लू, गुंजा और गुड़। तो आप देखें तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम एक साथ मिला दें तो यह मित्र पंचक बन जाती हैं, मतलब कि औषधीय लाभ इनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको मित्र पंचक कहते हैं। ये गुड़ ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इनको मित्र पंचक के अंतर्गत रखा गया।
अगला प्रश्न याद करने का विषय था, वो याद करना है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्धावर्त, क्या कह रहा है, शुद्धावर्त किस स्थिति को सूचित करता है। शुद्धावर्त का मतलब क्या है, शुद्ध आवर्त, शुद्ध आवर्त, शुद्ध आवर्त क्या है या किस चीज को सिद्ध करता है। तो कह रहा है शुद्धावर्त किस स्थिति को सूचित करता है, तो वह करता है सत्व निर्गम को। सत्व का मतलब क्या है, हमारी क्षमता, हमारी शरीर की अनुकूलता, तो हमारी क्षमता निर्गम जो हो रही है उसे शुद्धावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्धावर्त। और एक तरह से अगर बोले तो सत्व जो है हमारी क्षमता को दिखा रहा है, हमारे सहन शक्ति को दिखा रहा है, हमारे शुद्ध शरीर की क्षमता को दिखा रहा है, इसलिए उसको हम शुद्धावर्त कहते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के किस परीक्षण के लिए करते हैं। अब ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, परीक्षा में कहीं से टपक भी सकता है। तो कह रहे चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के किस परीक्षण के लिए करते हैं, तो निरुत्थ परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है चांदी के सिक्के का। निरुत्थ परीक्षण, अब निरुत्थ परीक्षण किस लिए किया जाता है, यह भस्म परीक्षा के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं, भस्म परीक्षा के लिए। तो चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के किस परीक्षण के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं, मतलब यह भी हो सकता है कि जो धातु भस्म है उसके लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कल एक क्वेश्चन था भी, आप देखे होंगे कि पिछली जो आपको MCQ का भाग 5 बताया गया हो तो उसमें दिया भी गया था प्रश्न कि भस्म परीक्षा को क्या कहते हैं, तो निरुत्थ कहते हैं। अब चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के लिए किस परीक्षण के लिए करते हैं, तो निरुत्थ के लिए करते हैं। तो दो चीजें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम है, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे ताकि पता चले कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। कह रहा है कि मित्र पंचक का प्रयोग करते हैं, मित्र पंचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है यह आप हमें बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे जरूरी चीज, डेली अपडेट चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, भर्ती से रिलेटेड अपडेट चाहिए, या किसी भी आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती की परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी डेली अपडेट आपको दी जाती है तुरंत आपको आपके यूट्यूब के पेज पे दिखेगा, सबसे पहले हमारा अपडेट आपको दिखे, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाइए। और सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी लाभ हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।